मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको बहुत शर्म आती, मगर मालिक को मैं कुछ भी ना कहती, क्योंकि 25,000 तनख्वाह मुझे महीने का मिलता और मैं अपना 25,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर एक रात मालिक के बच्चे को बुखार हो गया। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात तक रुक जाओ। मैं मान गई, मगर इस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता। फिर इस पर मेरा छोटा सा 1 महीने का बच्चा, जिसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसी ने मुझे ये कैसी बात कही जिसे मैं सुनकर सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगा। वो काम ही कुछ ऐसा था। वो कहने लगी, इसकी कोई जानने वाली है जिन्हें इनको एक ऐसी औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगी, वो बहुत अमीर है और वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हैं, तो वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा कि मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाजत न दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो, फिर इनसे पूछो वो तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत तो है। फिर तुम्हें वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज का फायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे शौहर की बहुत कम तनख्वाह थी, मेरा इसमें गुजारा नहीं हो पाता, न ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमजोर था और औलाद के लिए खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे की गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ इसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी कि पहले मैं इन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं शौहर को मना लूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे की गोद में लेकर पड़ोसन के साथ इनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठ गई थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था। इसे पाउडर वाला दूध पी दिया जा रहा था, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा। इसके चेहरे पर नागवारी सी थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डिब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चा खिल जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे अपनी ही बात पूरी करनी होती है। कहने लगी, ये मसला मेरा नहीं है, तुम्हारी मालिक अभी कमरे में है, बाहर आते हैं तो इनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को पकड़ने लगी कि वो शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी रेडी करे। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान से रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैंने सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इस हक से जुदा कर रही है, लेकिन ये तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद औरत थी। अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी, लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसे ही होती हैं। अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर पालती हैं। इसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथ थमा देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी। वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से दूर रख रही है। वो औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही इस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या ये वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को इसने गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी बहुत अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने इसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, और अपने बच्चे के खाने के जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर इसने बड़े ताज्जुब अंदाज से मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है, क्योंकि इसे पाउडर वाला दूध वाकिफ नहीं है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं कि बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितना आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई एतराज नहीं है। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। इसने मुझे महीने के 40,000 कहा था। यह सुनकर मैं हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। ये मेरी जरूरत से अच्छे खासे ज्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मिन्नत करने के बाद इसने मुझे इजाजत दे दी। लेकिन अगले दिन जब मैं इस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। वो मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और फिर कहने लगा, आज आपको दिन भर यही रहना पड़ेगा, घर आपको 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वो कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से।
میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اسے چپ کرایا اور کچھ دیر میں وہ سو چکا تھا، لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لپک کر گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت مالک کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ عجیب سے بے چینی سے دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف لپکتا میں مجبوراً اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بیٹا بھی رو دے گا، اسی لیے میں نے اس بچے کو کھلونے اپنے بیٹے کے آس پاس رکھ دیے۔ میرا بیٹا کھلونے سے بہک گیا تھا۔ میں نے اس بچے کو سلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں اے سی آن تھا۔ پھر میرے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی، کچھ اس کا بھی سونے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا لیا، لیکن سوچ رہی تھی کہ اسے لٹاؤں کہاں۔ بیڈ تو اس مالک کا تھا اور مالک کے بیٹے کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اور کچھ ہی دیر ہوئی تھی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے ہی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا، وہ اس نے مجھے تھما دیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی مالک کہہ رہے ہیں اسے تم پیو، اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل بھی لا کر دوں گی، وہ بھی سارے کے سارے تمہیں کھانے پڑیں گے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کیسے کھاؤں گی، اور نوکرانی کہنے لگی مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھا کھائیں گی، اچھا پیئیں گی، تبھی ان کا بیٹا بھی صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پورے 1 سال کے بعد میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھونٹ دودھ 1 کپ چائے میں ڈال کر پتلی سی چائے ہی پینے کو ملتی تھی۔ ساتھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وقت بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھا دیتا ہے۔ کہاں میں ایک روٹی کو ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا جہان کی ہر چیز رکھی تھی، صرف اس مالک کے بچے کی وجہ سے۔ 4-5 دن میں ہی میری صحت میں کافی فرق آنا شروع ہوا، لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی، جب بھی مالک کے بیٹے کو کمرے میں لے کر جاتی، کچھ دیر بعد ہی مالک کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتے۔ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا، مجھے الجھن سے محسوس ہوتی۔ میں فوراً سے اسے بچے کی گود سے اتار دیتی۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتے۔ مجھے اپنے مالک کی حرکت بہت بری سی لگتی تھی۔ وہ کیوں کمرے میں بنا اجازت چلے آتے؟ جب 4-5 دن یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر میں نے ایک دن کہہ دیا کہ دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگتا، بار بار کمرے میں آپ کیوں آتے ہیں؟ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کہنے لگا سچی بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں آپ کو جو کھانے پینے میں اتنی چیز پیش کرتا ہوں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا ہو جائے۔ مجھے یہ شک رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ توجہ اسی دیتی ہو۔ میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ کیا سمجھتا تھا؟ کیا میں بیمان ہوں؟ میں اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو بھوکا رکھوں گی؟ میں نے کہا صاحب میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، مجھے نمک کی وفا کرنی اچھے سے آتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا، لیکن میں نے 1 منٹ بھی وہاں نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن بے غیرت ہرگز نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھلا میں کیوں وہاں پر رک جاتی؟ میں اپنے بچے کو حق اس کے بیٹے کا دے رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب تک میں وہاں ہوتی اس کے بچے کو سنبھالتی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونے سے بدلتی رہتی، حالانکہ میرے بیٹے کا حق تھا کہ میں اسے دھیان دیتی۔ اسی رات مجھ پر ایک مصیبت ٹوٹ گئی۔ میرا شوہر واپس گھر نہیں آیا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے تو میں بہت پریشان تھی جب مجھے فون آیا اور کسی نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں جلد ہی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی، وہ بری طرح زخمی تھا۔ جب مجھے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا تو میں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ کبھی میں اپنے کچھ مہینے کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے مردہ شریر کو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہمارے گھر میں لوگوں کی بھیڑ جمی تھی۔ صبح ہی میرے شوہر کا کفن دفن ہو گیا۔ وہ رات یوں گزری جبکہ میرے بیٹے کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس کے باپ کی فوت ہو چکا ہے۔ جو بھی مجھے میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم تو جوان ہو اور یہ معصوم بچہ آگے کی زندگی کیسے کاٹے گا؟ تمہارا شوہر تو تمہیں اس جوانی میں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں شوق سے بیٹھی تھی جب اگلے دن گھر کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں بھی دنگ رہ گئی۔ پھر ہمارے چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک کو دیکھنے لگی، جبکہ مالک سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے پاس آئے۔ حالت سے نزاکت سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کل رات کو ہی موت ہو چکی تھی۔ مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ خبر بتانے آیا ہوں کہ میرا بچہ کل رات سے بہت زیادہ رو رہا ہے، تو تمہاری گود کی
की इसे आदत हो चुकी है यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ सगी नहीं तो भला इसके मुंह बोले माँ पर ये एकदम से कैसे यकीन कर सकता। मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे, फिर वहाँ से चले गए। मेरे शौहर की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वही मुझे कई बार नौकरानी का फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में से सुकून मिलता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। मैं दूसरे बच्चे के साथ कैसे नाइंसाफी कर सकती थी। इसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर इसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। इसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, वो हर वक्त मेरे पास ही रहता। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम ठीक समझो तो यही रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं रहा तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यही रह लिया करो। मालिक की बात तो मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वो इसका भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए लेते वो भी मेरे बेटे के लिए लेकर आते थे, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही ना रहता। वो कब घर पर आ रही है, कब जा रही है, मालकिन को भी कुछ खबर ना होती। हर वक्त इनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। कई बार तो वो दूसरे मोहल्ले अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। इन्हें इस बात का जरा भी परवाह न थी कि इनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने शौहर को याद कर करके काफी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वो सिर्फ तुम्हारे पास ही रहता है, और वो फिर तुम्हारे पास ही खामोश भी रहता है। मजबूरन मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं इसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं ये कैसी लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की इसमें ऐसी कोई खास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को मेरा बच्चे की तरह ही ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दो। मैं जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत है। मैं इसे कैसे आपसे शादी कर लूँ? अभी तो इनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें ये फैसले का हक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसने तो अमीरों वाले अरमान और सब मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा और अपने बच्चे का फ्यूचर का सोचा तो मैंने मजबूरन मालिक के लिए हाँ कर दी। मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वो चीखती चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने इसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए। अब तक वो जितना भी अर्ज कर रही थी वो मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने इसे पैसे ले लिए तो वो कंगाल हो गई थी। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैं मालिक की हकीकत देखती और मोहब्बत देखती तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। इसने कैसे एक डर से बंद रास्ते खोल दिए और मेरी जिंदगी में खुशियां भर